हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। पिछले अध्याय में जो हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें हम ध्रुव स्वामिनी नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है उस नाटक के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी को निरंतर रखते हुए आज हम फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक की सप्रसंग व्याख्या भाग 3 को जारी रखते हुए आगे पढ़ेंगे। तो सप्रसंग व्याख्या को शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस नाटक में जो हमने पिछले ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ा था उसमें ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त और शिखर स्वामी इन तीनों के बीच में आपस में एक वार्तालाप होती है कि किस तरह से सकराज ने मगध राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो उस मगध राज्य को बचाने के लिए शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों ने सकराज का जो संधि प्रस्ताव था उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और ये बात जब मंदाकिनी इस मंत्रणा को सुनती है तो सुनने के बाद उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसके जो विचार है, वो विचार इस प्रसंग के अंदर या इस गद्यांश के अंदर प्रस्तुत किया गया है लेखक के द्वारा। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। सबसे पहले हमें इसका प्रसंग करेंगे। प्रसंग जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ या गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक में से संकलित है। इस नाटक के रचयिता आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इस नाटक के अंदर या इस गद्यांश के अंदर लेखक ने रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी के हृदय के अंदर जो एक बेचैनी है, एक जो अभिव्यक्ति है, एक जो विचारधारा है, उस अभिव्यक्ति रूपी विचारधारा को प्रस्तुत किया गया है। तो ये इस तरह से इस नाटक का प्रसंग है। अब इसकी जो व्याख्या है वो इस प्रकार से है कि भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। जब रामगुप्त और शिखर स्वामी सकराज के साथ जो संधि प्रस्ताव होता है उस संधि प्रस्ताव पर अपनी मंत्रणा करने के बाद वो चले जाते हैं, तब उनकी इस प्रकार कायरतापूर्ण मंत्रणा को सुनकर मंदाकिनी जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन होती है और उनकी ये जो मंत्रणा सुनती है कायरतापूर्ण, उस मंत्रणा को सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपने आप से कहती है, खुद से कह रही है वो, कि गुप्त साम्राज्य पर भारी संकट छाया हुआ है। गुप्त साम्राज्य के सामने एक भयानक बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई है और मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने वाले रामगुप्त और उसके महामंत्री शिखर स्वामी ने अपने निजी स्वार्थों के लिए, स्वयं के स्वार्थों के लिए, अपने अस्तित्व और अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए गुप्त साम्राज्य के गौरव को मिटाने का निश्चय कर लिया है। यानी कि उन्होंने इस राज्य को संपूर्ण इसका नाश करने का जो निश्चय, दृढ़ संकल्प ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कर लिया है। अब प्रसंग में सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। तो इस प्रकार जो मंदाकिनी है वो अपने भाई रामगुप्त के बारे में सोच रही है और रामगुप्त को वो एक अयोग्य और कायर राजा मानती है और इसलिए वो कहती है कि कायर व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान जैसी कोई वस्तु नहीं होती।
यहाँ तक कि वह कुल मर्यादा को दांव पर लगाने में भी संकोच नहीं करता। ऐसे व्यक्ति शत्रु को युद्ध में ललकारने की अपेक्षा राजनीतिक चालों से काम बनाने का प्रयत्न करते हैं कि युद्ध करने की बजाय वो अपनी जो राजनीतिक कुटिल जो चाल होती है उस चलने का वो प्रयास करते रहते हैं। और वे उस कुटिल चाल को क्या है, कूटनीति का नाम देकर अपने आप ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न या संतुष्ट हो जाते हैं। रामगुप्त सकरात से युद्ध करने की अपेक्षा दुर्योधन और चंद्रगुप्त को सकराज के दुर्ग में भेजकर अपने राज्य के अंदर भीतर और बाहर का जो शत्रु सकराज, भीतर के तो चंद्रगुप्त और दुर्योधन और बाहर का सकराज, दोनों ही प्रकार के शत्रुओं को पराजित करने की चाल बनाता है। इस प्रकार जो उनकी जो कायरतापूर्वक अभिव्यक्ति है उसे दुर्योधन एक भागते हुए व्यक्ति के पैरों से छल कपट रूपी धूल उड़ती हुई प्रतीत होती है, वो इसे ये मानती है। और रामगुप्त इसको क्या युद्ध से भागने की बजाय इसे एक राजनीतिक चाल कहता है। उसके बाद में आगे है, किंतु वह थोड़ा कोमल भाव भी कुमार के लिए महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण भाव है उसमें, और उसी का बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त जी करता है इस कलुषित वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने आप को छुपा लूं। इस प्रसंग के अंदर जो मंदाकिनी है वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों के बारे में उनकी विचारधारा, उस विचारधारा को अच्छे से प्रस्तुत कर रही है कि दोनों में कितना भेद है, उनमें किस प्रकार की असमानता है। उस असमानता के बारे में बताती हुई मंदाकिनी कह रही है कि रामगुप्त की जो कायरतापूर्ण मंत्रणा को जब वो सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गहरा आघात पहुंचता है, यानी कि उसे दुख होता है। वह चंद्रगुप्त और रामगुप्त के चरित्र की तुलना करते हुए कहती है कि कुमार चंद्रगुप्त में कितना समर्पण भाव है, कि जो चंद्रगुप्त है उसके अंदर अपने राज्य के प्रति जो स्वयं को समर्पित कर देने का भाव है वो बहुत ज़्यादा है। उसे देखकर आश्चर्य होता है कि उसका बड़ा भाई रामगुप्त कितना कपटपूर्ण भाव रखता है, यानी कि छल पूर्वक दूसरों के प्रति, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी बहन, उनके प्रति वो कपटपूर्ण या छल पूर्वक भाव रखता है। उसका हर व्यवहार कपटपूर्ण होता है। मेरा तो मन करता है कि मैं कहीं दूर चली जाऊं, यानी कि किससे, रामगुप्त से, इस राज्य से। इस कपटपूर्ण एवं कलुषित वातावरण को कभी याद भी न करूं, किंतु यह मुझसे चाहकर नहीं होता। न जाने विधाता ने मुझे किस लिए इस जगत रूपी राज्य के अंदर, यानी कि मगध राज्य में मुझे भेजा है। तो इस प्रकार जो मंदाकिनी है वो इस राज्य का जो राजा है रामगुप्त और छोटा जो राजकुमार है चंद्रगुप्त, उन दोनों के बीच में जो असमानताएं, उन असमानताओं के बारे में अभिव्यक्ति दे रही है, अपनी विचार प्रस्तुत कर रही है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो हमारा जो प्रसंग है वो, इस प्रसंग के अंदर जो सीकर स्वामी है वो दुर्योधन के प्रश्नों का उत्तर देता हुआ दुर्योधन से कह रहा है, वो इस प्रसंग में हम पढ़ेंगे कि राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। इस नाटक का ये एक महत्वपूर्ण गद्यांश है, ये प्रसंग है। और ये जो बात है ये शिखर स्वामी किसे, ध्रुव स्वामिनी से कह रहा है। क्या कह रहा है कि जब वो ध्रुव स्वामिनी के प्रश्नों का उत्तर देता है, कहता है कि मैं अवसर के अनुकूल राज्य की रक्षा करने वाली नीति का पक्षधर हूँ। कह रहे हैं कि जिस नीति में राज्य का भला हो मैं उसी नीति का पक्ष करता हूँ। और राजनीतिक सिद्धांत यह कहता है कि राष्ट्र की रक्षा करना ही हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। राष्ट्र की रक्षा हेतु
अब जो शिखर स्वामी है वो ध्रुव स्वामी से ये कह रहे हैं कि अगर राष्ट्र की रक्षा है तो यदि राज्य का राजा यानी कि रामगुप्त, रानी उसकी ध्रुव स्वामिनी, कुमार या चंद्रगुप्त और अमात्य खुद स्वयं महामंत्री यानी कि शिखर स्वामी, सबका त्याग और बलिदान भी करना पड़े तो किया जा सकता है। राज्य का त्याग राजनीति के सिद्धांत में अंतिम त्याग होता है और इसलिए शिखर स्वामी कहते हैं कि राज्य का छोड़ना राजनीतिक सिद्धांत के अंदर सबसे अंतिम उपाय होता है या सबसे अंतिम त्याग होता है। उससे पहले आप अपने हाथ पांव मारिए, चाहे संधि के माध्यम से चाहे युद्ध के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है यह है कि राज्य की रक्षा ही इस संकटपूर्ण स्थिति में महत्वपूर्ण बात है। यदि राजा को रानी की इस समय बलि देनी पड़े तो यह नीति विरुद्ध बात नहीं होगी। वह राष्ट्र पर आए। इस प्रकार राष्ट्र पर आए संकट के समाधान के लिए अगर ध्रुव स्वामिनी का भी त्याग करना पड़े तो शिखर स्वामी के अनुसार वो त्याग कर देना चाहिए और इस त्याग को वो बलिदान का नाम देता हुआ कहता है कि मैं इस चीज़ का प्रबल समर्थक हूँ। तो इस प्रसंग के अंदर जो ध्रुव स्वामिनी को जो शिखर स्वामी है वो अपनी बातों के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत और अपने राज्य की रक्षा से संबंधित जो उपाय है उन उपायों के बारे में बता रहा है कि इसमें राजा को, रानी को, चंद्रगुप्त को और अमात्य खुद महामंत्री जो शिखर स्वामी है, अगर उन सभी का विसर्जन किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि सभी का बलिदान दिया जाए अगर राज्य की रक्षा के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में अगला जो हमारा है प्रसंग वो अब जो ध्रुव स्वामिनी है वो रामगुप्त को और शिखर स्वामी जब ये दोनों उसको ये बोल देते हैं कि आपको सकराज के खेमे में या सकराज के पास जाना ही होगा, तब जो ध्रुव स्वामी है वो क्रोध से तिलमिला उठती है और जो रामगुप्त और जो शिखर स्वामी है उनसे बड़े तीखे व्यंग्य में व्यवहार के रूप में उनसे बातें करती है। और वो कौन सी बातें हैं वो इस प्रसंग में हम पढ़ेंगे। कह रही है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ध्रुव स्वामी रामगुप्त एवं शिखर स्वामी की चाल को सही ढंग से पहचान जाती है और जान भी जाती है भली भांति, इसलिए वह उन्हें फटकारती हुई, ललकारती हुई कहती है कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशुओं के समान अपनी संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार किया है। हमेशा से, चिरकाल से वो ये बात कह रही है। जिस प्रकार पशु की इच्छा के बिना उसे किसी के भी हाथों बेचा जा सकता है, उसी प्रकार पुरुष नारी को भी उसकी इच्छा जाने बिना उसे किसी भी पुरुष के हवाले कर दिया जा सकता है। और आगे वो कहती है कि इस प्रकार पुरुषों ने स्त्रियों पर ऐसा अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है अथवा नारी जाति पर अत्याचार करने की पुरुष की जो आदत बन गई है उसे मैं सहन नहीं कर सकती। वो ये कह रही है कि ये बात मेरे साथ नहीं चलेगी। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। अब ध्रुव स्वामी इसके अंदर ये कह रही है, अपने खुद के स्वाभिमान के, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती हुई कहती है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते या तुम इतने कायर हो कि अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए भी नहीं लड़ सकते और अपने कुल की नारी के गौरव तथा सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम्हें मुझे बेचने का भी कोई अधिकार नहीं है, कि ये भी अधिकार नहीं है तुम्हें कि तुम मुझे किसी दूसरों के हाथों में बेच दो या सकराज के पास भेज दो। जो व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे किसी को बेचने का भी अधिकार नहीं है। यदि मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों पर संकट आ गया है तो मैं तुम्हारे इस संकट को दूर करने के लिए स्वयं ही यहाँ से चली जाऊंगी। यानी कि ध्रुव स्वामी ये कह रही है
कि जो राजा अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकता तो वो पूरी प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है। इसलिए वो कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे राज्य के ऊपर अगर संकट आ गया है तो मैं इस संकट से तुम्हें बचाने के लिए या उबारने के लिए मैं स्वयं ये राज्य छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। तो ये जो इस नाटक के अंदर ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश का जो सार है वो यही था कि दुर्यो स्वामिनी अपने आत्मसम्मान और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने पति और वहाँ का जो राजा है रामगुप्त, उसका जो महामंत्री सीकर स्वामी है, उससे भी फटकार लगा देती है। उसके बाद में जो अगला हमारा जो गद्यांश है वो जब चंद्रगुप्त को इस बात का पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तब जो चंद्रगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी को मतलब समझाने की कोशिश करता है। और क्या वो कहता है उससे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माफ़ी चाहूँगा, उससे पहले हमारा ये बीच में थोड़ा सा रह गया था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये हमने यहाँ तक ये पढ़ा कि यहाँ से मैं चली जाऊँगी, लेकिन उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो ये है कि नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। तो इसके अंदर जो ध्रुव स्वामिनी है वो अपने पति रामगुप्त के चरणों में गिरकर पहले उससे इस प्रकार का उसके प्रति जो अनादर भाव है, उस अनादर भाव के प्रति अपनी वह संवेदना प्रकट कर रही है कि मेरे साथ इस प्रकार का जो दुर्भाव है वो क्यों किया जा रहा है। वो अपने आत्मसम्मान और नारीत्व की रक्षा के लिए अपने पति रामगुप्त के सामने गिड़गिड़ाती है, लेकिन जब वो उसकी बात को नहीं समझता तो ध्रुव स्वामिनी उसकी जो इच्छा होती है उस इच्छा को भली भांति जान जाती है। तब वो उसे फटकारती हुई स्पष्ट कह देती है। रामगुप्त उससे पहले उसको एक उपहार की वस्तु समझता हुआ ठुकरा देता है, कहता है कि तुम्हें मैं उसके पास जरूर भेजूंगा। तब जो ध्रुव स्वामिनी है वो क्रोध से भर जाती है और उसका जो पूरा जो शरीर है वो कांपने लगता है और वो रामगुप्त से कहती है कि अगर तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरा भी कोई मेरी रक्षा नहीं करता, तो मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगी। वह रामगुप्त को फटकारती हुई कहती है कि मैं कोई उपहार में देने योग्य शीतलमणि नहीं हूँ, कि जिसे जब चाहा अपने पास रख लिया और जब इच्छा हुई दूसरों को उपहार के रूप में दे डाला। आगे वो कहती है कि मुझ में जीवन की धारा प्रवाहित है, मेरा खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, इसलिए मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। आगे वो कहती है कि मुझ में अपनी रक्षा करने की अभी तक शक्ति है, मैं अपने आत्मसम्मान और गौरव की रक्षा कर सकती हूँ, मेरे हृदय में आत्मसम्मान की जो ज्वाला है वो अभी भी धधक रही है, इसलिए मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। तो जो ध्रुव स्वामिनी है वो रामगुप्त से कहती है कि जब तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे और दूसरे की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी और मैं कोई उपहार में देने योग्य कोई शीतलमणि नहीं हूँ कि जिसे चाह तब दे दिया और जिसे चाह उसी के हाथों में सौंप दिया। इसलिए वो अपनी रक्षा के बारे में बता रही है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ, अभी तक मेरे हृदय के अंदर अपने आत्मसम्मान की जो ज्योति है, उस ज्योति रूपी जो ज्वाला है वो अभी भी धधक रही है या जल रही है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो लास्ट जो है कि इसके अंदर जो ध्रुव स्वामिनी जब ये देखती है कि उस मगध राज्य के अंदर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने आप में एक आत्मदाह करने की कोशिश करती है। उस आत्मदाह यानी कि आत्महत्या को रोकने के लिए अचानक ही चंद्रगुप्त आ जाता है और चंद्रगुप्त तब ध्रुव स्वामिनी के प्रति उसकी भावना को जानकर
उसे समझाने की कोशिश करता है, उसी का जो वर्णन है वो इस गद्यांश के अंदर किया गया है। देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से इसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। अब जो चंद्रगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी के इस प्रश्न का उत्तर देता हुआ कहता है कि मानव का जीवन उसकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है, मनुष्य के जीवन पर संपूर्ण विश्व का अधिकार है। किसी प्रकार के दुख या भूल अथवा क्षणिक आवेश में या उत्तेजना में आकर या जीवन में आए हुए संकट या मुसीबत से घबराकर मनुष्य के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना उचित नहीं है। फिर चंद्रगुप्त उससे आत्महत्या करने का कारण पूछता है कि आखिरकार क्या पूछता है कि आखिरकार गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है, कि आखिरकार गुप्त कुल की जो महादेवी है, महारानी है, ने किस कारण से आत्महत्या करने का ये दृढ़ निश्चय कर रखा है। हे दुर्वासामिनी, यूं अपनी कृपाण से अपना मस्तक छिन्न, यानी कि छिन्न का मतलब काट कर, अपने हाथ पर रखने वाली छिन्नमस्ता देवी का रूप क्यों धारण करना चाहती है, यानी कि आपने जो चंडी जो देवी होती है उस देवी का जो रूप है वो आपने क्यों धारण कर रखा है, अर्थात अपनी तलवार से अपना मस्तक काटकर आत्महत्या क्यों करना चाहती है। कहता है कि मैं इस आत्महत्या करने का कारण जानना चाहता हूँ। इसलिए वो दुर्वासामिनी से कहता है कि ये जो जीवन है ये इस संसार की संपत्ति है, व्यक्ति की खुद की नहीं है। इसलिए वो उसे बार बार समझा रहा है। आगे, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित न होना पड़ेगा। आगे जो चंद्रगुप्त है वो दुर्वासामिनी से इसमें बता रहा है, क्या कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हो रहा है, या तुम्हें किसी दूसरे के खेमे में या किसी दूसरे के हाथों में बेचा जा रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये हमारे जो आर्य पूर्वज थे समुद्रगुप्त, वो जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके गर्व की, उनके गौरव की ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूसरों के पैरों के नीचे पददलित होना पड़ रहा है। तो उसी के बारे में वो बात करता हुआ कह रहा है कि दुर्वासामिनी जब चंद्रगुप्त को बताती है कि रामगुप्त युद्ध के संकट को टालने के लिए उसे सकराज को उपहार के रूप में देने के लिए तत्पर है। इस पर चंद्रगुप्त कहता है कि जिस मर्यादा की रक्षा और जिस कुल के गौरव की रक्षा के लिए उसने राज्याधिकार को और पिता द्वारा दिए गए उत्तराधिकारी के पद को भी छोड़ दिया, अर्थात परिवार में राज सिंहासन के प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का कलह न हो तथा गुप्त काल की मर्यादा और गौरव बना रहे, इसीलिए उसने अपना जो राज सिंहासन रूपी पद था उस पद को चंद्रगुप्त ने त्याग दिया था। आज रामगुप्त द्वारा सकराज के पास दुर्वासामिनी को भेज देने के निर्णय से उसी त्याग का अपमान है। इसलिए वह पुनः कहता है कि जब तक मैं जीवित हूँ, यानी कि चंद्रगुप्त जीवित है, मैं अपने पिता स्वर्गीय समुद्रगुप्त के गौरव को इस प्रकार दूसरों के पैरों के नीचे कुचलने नहीं दे सकता। मेरे जीवित रहते समुद्रगुप्त के गौरव को कोई भी अपमानित नहीं कर सकता। इस प्रकार चंद्रगुप्त दुर्वासामिनी से अपनी जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को उजागर करता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें इस प्रकार से सकराज के खेमे में नहीं जाने दे सकता। क्योंकि तुम इस राज्य की मर्यादा हो और मर्यादा को दूसरों के सामने पददलित नहीं होने दे सकता। इसलिए वो बार बार दुर्वासामिनी को समझाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है दुर्वासामिनी से कि हम उससे युद्ध तक करेंगे, लेकिन तुम्हें मैं सकराज के खेमे में नहीं जाने दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है जिसमें हमने दुर्वासामिनी नाटक की जो सप्रसंग व्याख्या की है गद्यांशों की,
तुम्हें समझ में आया होगा। तो आगे फिर अगले समय में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।